देखिए, टीजीटी पीजीटी 2021 से भी कठिन पैटर्न होगा टीजीटी पीजीटी 2022 का। अगर इस परीक्षा में आप 35 दिनों के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा और ऑथेंटिक बुक्स के सोर्स से बनाए गए नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास होनी चाहिए जो सारगर्भित प्रश्नों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत करे। अगर आप इतनी तैयारी 10 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन करते हैं तो 400 घंटे लगभग आपके पास होंगे, और ये सब आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करिए, जिस बैच में ये सब कुछ करवाया जाएगा। तो विजेता ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए टीचर्स एकेडमी लाया है। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9628959237। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। भाई प्रस्तुत हूँ फिर से आज आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस बायोलॉजी का मैराथन लेके। इसके पहले भी हम लोग 2 मैराथन कर चुके हैं, आज हम लोग तीसरा मैराथन कर रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को भाई, स्वागत है आप सभी का। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बार मैसेज करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं भाई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी, स्वाति जी, प्रीति चौधरी जी, उमा जी, अरे भाई प्रणाम सभी को। चलिए, तो इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए, अगर वो बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस 9-10 वर्ग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा न्यू बैच चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए, जिसमें केमिस्ट्री आपको डॉक्टर महेश सिंह सर, बायोलॉजी आपके आकाश सर और फिजिक्स आपके हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे भाई। ठीक है, तो ये तो रहा बैच से रिलेटेड जानकारी। यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर आ रहा है भाई। चलिए भाई, शुरू किया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल रहा है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लॉन्च किया गया है टीचर्स एकेडमी की तरफ से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें सर आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। कोर्स की वैलिडिटी की बात की जाए सर तो ये 6 मंथ होगा। कोर्स की वैलिडिटी की बात की जाए तो 6 मंथ होगा। तो जो लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल क्लियर सर आ रहा है? गुड आफ्टरनून भाई आप सभी को। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। बताइए, डन करिए, आज की क्लास शुरू की जाए भाई, आज की क्लास शुरू की जाए। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इज। सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए, देने का ट्राई करिए भाई। आपसे बोल रहा है सर कि मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, स्टमक, नन ऑफ दीज। जवाब दीजिए भैया, नन ऑफ दीज। आंसर आना स्टार्ट हो गया है सर, फर्स्ट का भी आप लोगों के जवाब आने भाई शुरू हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका जवाब आ रहा है सर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोगों ने बोला कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट होता है। बिल्कुल भाई, आप मुझे ये बताइए, अगर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माउथ से ही सर, माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर सर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें तो माउथ से ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और नियरली सर 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। 30%। आकाश भाई राम राम विपिन भाई। चलिए, 30% आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर हो जाएगा सर?
वो आपका माउथ में ही हो जाता है। अगर स्टमक की बात करें सर, अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन का इनिशिएशन होता है, मतलब यहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन सर आपका स्टमक से स्टार्ट होता है। माउथ के पोर्शन में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता। माउथ के पोर्शन में प्रोटीन का सर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर स्टमक की बात की तो स्टमक में आपका प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स। ठीक, अगर हम लोग सर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें तो फैट का डाइजेशन सर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट आपका गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, बट एक्चुअल में फैट डाइजेशन सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डिओडिनम के पोर्शन में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो यहां पर फैट डाइजेशन आपका मेनली स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं पर स्टार्ट होगा और यहीं पर फाइनल डाइजेशन भी उसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में जनरली नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के पोर्शन में नहीं होता है। फैट का डाइजेशन ना तो माउथ में होगा ना ही स्टमक के रीजन में होगा, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात आपकी रहेंगी। तो यहां पर आंसर तो आपका बन जाएगा सर बी, बिल्कुल आपका करेक्ट है, जवाब आप लोगों का करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स आपसे बोल रहा है सिल्कवर्म, कैटरपिलर सिल्कवर्म्स सिक्रीट फाइबर दैट इज मेड ऑफ। कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं वह है सर, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है अथवा सेल्यूलोज है, बताइएगा। कैटरपिलर जिस फाइबर को सिक्रीट कराता है उसका नेचर क्या है सर, वो बना किसका हुआ होता है, मतलब सिल्क फाइबर की बात हो रही है सर। और सिल्क फाइबर किसका बना हुआ होगा, सिल्क फाइबर किसका बना हुआ होगा सर, सिल्क फाइबर किसके बने हुए होते हैं आप लोगों को बताना है। सेकंड का आंसर आ रहा है सर ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। बहुत बढ़िया, सिल्क फाइबर आपका प्रोटीन का बना हुआ होगा। प्रोटीन का नाम भी बता दीजिए। गुड आफ्टरनून बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, प्रोटीन का नाम भी बता दीजिए अगर कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो भाई। तो प्रोटीन तो होगा सर, क्या उस प्रोटीन का कोई नाम है? नाम वैदेही जी, प्रोटीन का नाम भी अगर मालूम हो तो बता दीजिए भाई, हमको तो नहीं याद है, समझ लीजिए होमवर्क है। प्रोटीन का नाम बताइए आप लोग। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए, प्रोटीन का नाम बताइए। फाइब्रोइन, बहुत बढ़िया, फाइब्रोइन, यही तो सुनना है भैया, यही तो सुनना है, फाइब्रोइन। प्रोटीन का नाम होगा फाइब्रोइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो सुनना होता है ना। चलिए, आंसर होगा प्रोटीन, एग्जाम्पल होगा फाइब्रोइन। बहुत सही, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी ने जवाब दिया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर सवाल को पढ़िए, हम थोड़ा सा साइड में हट जा रहे हैं, बड़ा सवाल है, आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। सिन्हा सर कहाँ हैं? सिन्हा सर, सिन्हा सर की क्लास तो अभी नहीं है ना। सिन्हा सर अगर क्लास होगी वो तो भी तो शाम को होगी शायद। आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अभी तक किसी का कोई जवाब आया नहीं, इसलिए मैं साइड में हूं जिससे आपको दिखता रहे प्रॉपर। समटाइम्स वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने से के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण यह है कि, कारण क्या होता है भाई, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, ऐंठन आ जाती है। वही पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बताइए रीजन क्या है भाई उसके पीछे का। बहुत बढ़िया, आंसर सबका डी आ रहा है, पढ़ते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एंड एल्कोहल लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस। नहीं भाई, ये सब चीजें प्रोड्यूस होती हैं बट फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन के टाइम पर होती हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एंड एल्कोहल CO2 एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। बिल्कुल, यहां तक एल्कोहल CO2 और एनर्जी तो फर्मेंटेशन में आता है सर, बट यहां पर एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एंड एल्कोहल, तो यहां पर एल्कोहल बनता नहीं है, क्रैम्प आता है, कारण लैक्टिक एसिड होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस लैक्टिक एसिड CO2, नहीं भैया एरोबिक नहीं होना चाहिए,
ये भी इनकरेक्ट है। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एंड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पर CO2 का रिलीज नहीं होता। इस सवाल से एक बात क्लियर हो गई सर कि लैक्टिक या ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपका CO2 रिलीज नहीं होगा। यहां पर कहीं पर आपको CO2 नहीं लिखा है रिलीज होते हुए, CO2 रिलीज नहीं होगा। यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पर CO2 रिलीज नहीं होगा, CO2 रिलीज यहां पर नहीं होने वाला है, ठीक है। बट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर 3 कार्बन के कंपाउंड से 2 कार्बन का कंपाउंड इथिल एल्कोहल बनता है या इथाइल एल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है, तो वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सर। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर एक CO2 आपका रिलीज होगा, बट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, क्योंकि 3 कार्बन के कंपाउंड से 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, ठीक। चलिए यहां पर आंसर आपका सही है। एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा भैया, यहां पर लिखा है एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड, तो कितने ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितने ATP प्रोड्यूस होंगे भैया, ATP कितने प्रोड्यूस होंगे। हम लोग सवाल को थोड़ा सा और भी अच्छे लेवल पर ले जाके समझेंगे कि भाई कितने ATP का रिलीज होगा। एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने ATP रिलीज होंगे, कोई जवाब देगा कमेंट बॉक्स में। संडे का दिन है, सब फ्री हैं, आप ही लोगों को जवाब देना है, हम तो कराते ही हैं डेली। और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, 2 दिन क्लास इसी कारण से नहीं लग पाई थी। तो बताइए कितने ATP, आप बोलेंगे सर 2 ATP। 2 ATP भाई, फर्मेंटेशन के टाइम पर सर 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का ही बस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सर जो 2 NADH2 आपका बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो 2 NADH2 लैक्टिक एसिड बनाने में यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप टोटल कितने ATP बोलेंगे, 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, वो भी फर्मेंटेशन के टाइम पर नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस वाला 2 ATP है, ग्लाइकोलिसिस वाला 2 ATP है, फर्मेंटेशन के टाइम पर तो ATP बनती ही नहीं है, ठीक। तो आंसर आपका बनेगा सर डी। चलिए नेक्स्ट, यहां पर थोड़ा सा सवाल आपको छोटा दिखेगा, उसके लिए माफी चाहेंगे, बड़ा सवाल था इसलिए फॉन्ट छोटा किया गया है। आप थोड़ा सा एक सवाल पर कंसंट्रेट कर लीजिए, बाकी चीजें ठीक हैं। एक सवाल पर कंसंट्रेट कर लीजिए भाई, बाकी चीजें सही हैं। बताइएगा, आपसे बोल रहा है द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज इन द ह्यूमन हार्ट। आपसे बोल रहा है कि ह्यूमन हार्ट में आर्टरी के लिए सही डिस्क्रिप्शन कौन सा है या करेक्टली डिस्क्राइब कौन सा किया गया है स्टेटमेंट। बताइए, मानव हृदय में की धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है, ABCD है, बताइएगा। हाँ, फोंट कुछ ज्यादा छोटा है, बट मुझे भी मेरे फोन में दिख रहा है, थोड़ा सा आंखें धसा के देख लेंगे तो काम हो जाएगा। बस एक सवाल के लिए चाहिए, उसके बाद चीजें सही हैं फिर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, PYQ होते हैं, तो उठाना पड़ता है, जरूरी होता है। जवाब दीजिएगा भैया। आप अगर पहले स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहां पर बोल रहे हैं आर्टरीज हैव थिन वाल्स, तो आर्टरीज थिन वाल्स नहीं होती हैं, थिक वाल्स होती हैं। आर्टरीज आपकी थिक वाल्स होती हैं, थिन नहीं होंगी, तो पहला तो वैसे ही चला गया। विद वाल्व बोल रहा है, विद वाल्व बोल रहा है, तो वाल्व नहीं पाई जाती आर्टरी में। वाल्व तो फीचर होता है सर किसका, वेन का, ये तो वेन का फीचर होता है। वाल्व तो सर वेन का क्या होगा, फीचर होगा। बहुत बढ़िया, जवाब कुछ लोगों के आ भी रहे हैं भाई, कुछ लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। चलिए देखते हैं। उसके बाद सेकंड पढ़ें, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल्व्स विद वाल्व। थिक इलास्टिक वाल्व तो चीजें ठीक थी, विद वाल्व्स, वाल्व यहां पर नहीं होता आर्टरी में, तो ये भी गलत हो गया। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल्व विदाउट वाल्व्स इनसाइड ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है भाई, हाई प्रेशर होगा, हार्ट से दूर ले जाएगा ब्लड को, यह भी करेक्ट है। आर्टरीज हैव थिक वाल्स, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर नहीं होता, तो डी वाला भी इनकरेक्ट है। आंसर आपका कौन सा सही होगा, सी वाला। करेक्ट आंसर आपका होगा भाई सी वाला, बिल्कुल आंसर करेक्ट आपका होगा सी वाला, सी ही होगा, क्योंकि जो आर्टरी होती है थिक वाल्ड होती है, और थिक वाल्ड होने का कारण क्या है, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। अगर भाई थिन वाल्ड होगी तो ब्रस्ट हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लोगों को चश्मा लगा के देखना पड़ा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसका जवाब दीजिए भैया, ये सवाल कई बार आया है सामने। द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा,
किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेटर, देन यूरिथ्रा, किडनी, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेटर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, देन यूरिथ्रा। जवाब दीजिएगा भैया, जवाब दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए इसका। फाइव का आंसर आ रहा है सर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में होता क्या है सर, मान लेते हैं अपनी क्या है, मस्त बढ़िया सी किडनी है, ठीक। यहां से सर निकला यूरेटर, यहां पर आपका सर ठीक, ये पोर्शन है सर, इसे बोलेंगे किडनी, ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है आपका यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये आपका बर्ड्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है, बर्ड्स में ये अब्सेंट होगा। अभी ये सवाल हम लोग किए हैं, तो पाथ क्या हुआ सर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिथ्रा। तो आंसर तो आपका बनेगा ए वाला। सबका जवाब ए आया भी है भाई, बहुत बढ़िया, सबका जवाब ए आया भी है, अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन। कफर सेल्स आर, कफर सेल्स आर, बताइए कफर सेल्स होती हैं एब्जॉर्प्टिव सेल ऑफ इलियम, फैगोसिटिक सेल ऑफ लीवर, अ सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, सिक्रेटरी सेल ऑफ सीबेशियस ग्लैंड, नन ऑफ दीज। कफर सेल क्या होता है भैया, सर इसको गुर्दा बोलते हैं, किडनी को वृक्क बोलते हैं, गुर्दा तो मेरे को थोड़ा सा हिंदी में मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है भाई कलेजा बोलते हैं लीवर को, हो सकता है गुर्दा बोल सकते हैं, बिल्कुल मुझे भी वो चीजें ध्यान नहीं आ रही, यहां पर बताइए। 6 का आंसर आ रहा है अभी, फैगोसिटिक सेल ऑफ लीवर, बहुत बढ़िया। यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं हैं जो कि क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी, फैगोसिटिक नेचर की होंगी। यहां तक चीजें बिल्कुल सही हैं सर, सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा, मैं यहां से संतुष्ट नहीं हूं, मैं कुछ सेल्स का नाम लिख रहा हूं, कुछ ऑर्गन्स का नाम लिख रहा हूं, वहां पर कौन सी फैगोसिटिक सेल होंगी वो आपको बतानी है। सर लंग्स में कौन सा होगा, लंग्स की फैगोसिटिक सेल का नाम बताइए सर, थाइमस ग्लैंड की फैगोसिटिक सेल का नाम बताइए, ठीक है। ब्लड में कौन सी फैगोसिटिक सेल होगी सर, उसका नाम बताइए। स्प्लीन में कौन सी फैगोसिटिक सेल होगी सर, उसका नाम बताइए, बताइए भाई बताइए। और ब्रेन में कौन सी फैगोसिटिक सेल होगी, उसका नाम बताइए, ब्रेन में कौन सी फैगोसिटिक सेल होगी, नाम बताइए। 5 नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं और संतुष्टि मुझे नहीं थी वहां तक, तो ये भी मेरे को जानना है, आप लोग बताइए। सारी चीजें लिखी गई हैं, आप लोगों के पास 20 सेकेंड का टाइम है, छापिए आंसर, कमेंट बॉक्स में छापिए भाई। दीजिए जवाब दीजिए भैया, बहुत बढ़िया। अगर लंग्स की बात करें सर, तो यहां पर होता है डस्ट सेल, या कहीं कहीं पर क्लारा सेल लिखा होता है, क्लारा सेल लिखा होता है। सर थाइमस की अगर बात कर ले तो थाइमस में क्या होगा, थाइमस की अगर बात करें आप बोलेंगे सर हेसेल्स ग्रैन्यूल, थाइमस में सर हो जाएगा हेसेल्स ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल्स। सर ब्लड की बात करें सर, यहां पर मोनोसाइट होता है, और एक और नाम है सर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ये दोनों भाई साहब कैसे होते हैं, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। सर स्प्लीन की बात करें तो यहां पर सर रेटिकुलोसाइट सेल होता है या रेटिकुलर सेल होता है, साइट सेल होगा। और अगर ब्रेन की बात करें सर, तो यहां पर माइक्रोग्लियल सेल होगा, माइक्रोग्लियल सेल होगा। ये कुछ फैगोसिटिक सेल रहे। आप लोगों को कफर सेल का तो पता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। नहीं, ब्रेन की बात करें तो माइक्रोग्लियल सेल होती है, ठीक, माइक्रोग्लियल सेल होती है, माइक्रोग्लियल सेल होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं भैया, यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू ओनली द फाउना फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया।
यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात जीव जंतु का उल्लेख करती है। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन द गिवन एरिया। क्या पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए होता है? क्या ओनली फाउना होगा? तो नहीं सर, इनकरेक्ट है। यहां पर बोल रहा है पार्टिकुलर स्पीसीज, नहीं भाई। इट रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना प्रेजेंट इन द गिवन एरिया। बिल्कुल, अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट। बिल्कुल, फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। तो आपसे पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो करेक्ट यहां पर आपका 3 और 4 आपको दिख रहा होगा। करेक्ट आपका सर 3 और 4 दिख रहा है, तो आंसर आपका बन जाएगा डी। आंसर आपका बनेगा डी। आंसर आपका क्या बनेगा भाई? डी बनेगा। आंसर आपका बन जाएगा डी। आंसर डी बनेगा भैया, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आंसर आपका क्या बनेगा? डी। कारण क्या है? यहां पर ओनली फाउना लिखा है। क्या सिर्फ जंतुओं को ही जोड़ा समझा जाएगा? किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितने जंतु पाए जाएंगे उसी को बस बायोडाइवर्सिटी? नहीं सर, चाहे वो पादप हो अथवा जंतु हो, सबको बायोडाइवर्सिटी का पार्ट माना जाएगा। मतलब फ्लोरा और फाउना दोनों लिखना चाहिए था। यहां पर बोला है पार्टिकुलर स्पीसीज, तो किसी पार्टिकुलर स्पीसीज को लेकर नहीं होगा। और यहां पर बोला है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, तो बिल्कुल करेक्ट है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट में, तो आंसर आपका बनेगा डी। अगला भाई 8 नंबर क्वेश्चन, 8वें नंबर का सवाल। 8 नंबर सवाल भाई, 8 नंबर सवाल, 8वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 8वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए। आपसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए। पढ़िए और जवाब दीजिए भैया इसका। सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ बात हुई है क्या? गुड आफ्टरनून उमाजी। चलिए यहां पर बताइए भाई, शेप ऑफ द सेल आर स्पेशली रिलेटेड विद फंक्शन। बिल्कुल सही है भाई, किसी भी सेल का शेप फंक्शन से रिलेट करता है। बिल्कुल ठीक है। कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। सही है। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट इन प्लांट सेल, अरे नहीं भाई, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाएगी, प्लांट हो एनिमल हो सब में। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड वाला। सेल वॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बिल्कुल पाया जाएगा सर। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होगी। ये करेक्ट है बिल्कुल। न्यूरॉन्स एक्सिबिट स्पिंडल शेप, न्यूरॉन्स स्पिंडल शेप नहीं होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये सर ब्रांच्ड होंगे और लॉन्ग होंगे, या लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होंगे। स्पिंडल शेप आपका क्या होता है? स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनका शेप स्पिंडल शेप होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सेकेंड और फोर्थ आपका गलत आ रहा है। तो आंसर अगर हम लोग देखें यहां पर तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ आपका क्या है? इनकरेक्ट है। बिल्कुल, सेकेंड एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। हाँ बिल्कुल, पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरेमिक एसिड हम लोग बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होगी। एल्गी की सेल वॉल आप बोलेंगे सर, वहां पर अगर हम देखें तो सेल्लोज, हेमीसेल्लोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, ये सब चीजें पाई जाएंगी। अगर सर हम लोग प्लांट की बात करें तो सेल्लोज, हेमीसेल्लोज, पेक्टिन, ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो यहां पर आंसर आपका बना बी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और जवाब दीजिए। हाँ इनकरेक्ट पूछा था भाई, इनकरेक्ट पूछा था तो सेकेंड और वो आपका इनकरेक्ट था, सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट था। यहां पर जवाब, यहां पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई। यहां पर आपसे बोल रहा है कि बोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, दोनों प्लांट में होते हैं और दिन के समय में होते हैं।
Respiration takes place during night, photosynthesis during daytime. Respiration taken place during night and day, whereas photosynthesis takes place during daytime. Both takes place during day and night. क्या सही होगा भैया? सही क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रहा है? आप बोलेंगे सर सी वाला करेक्ट दिख रहा है कि रिस्पायरेशन चाहे दिन हो चाहे रात हो होगा। रिस्पायरेशन दिन हो या रात हो साथ होगा, और फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम होगा, और रिस्पायरेशन चाहे दिन हो अथवा रात हो ये चलता रहेगा। तो रिस्पायरेशन टेकन प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड डे, वेयर एज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। तो आंसर बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा भाई, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल भैया यहां पर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर काज्ड बाय प्रोटोजोवन, इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय वायरस, पोलियो एंड मोस्ट कफ आर वायरल डिजीज। बताइए द करेक्ट स्टेटमेंट आर। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, इन चारों में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उसको देखिए, देन यहां पर जवाब दीजिए। देखिए भैया और जवाब दीजिए। तो भाई हम कहां बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट में नहीं होता, लैब कंडीशन में तो होता ही होता है। ठीक है, लैब कंडीशन में होता ही होता है। नमस्ते सर न्यू स्टूडेंट। नमस्ते बायोलॉजी क्वीन जी। चलिए भाई बायोलॉजी एस्पायरेंट जी थे, किंग भी आ जाएंगे, अभी क्वीन भी हैं, अच्छी बात है। यहां पर जवाब दीजिएगा आप लोग। हम लोग अगर यहां पर पढ़ें तो डायसेंट्री या आपका मलेरिया ये कैसा है? प्रोटोजोवन डिजीज है। ये प्रोटोजोवन डिजीज है सर, बैक्टीरियल तो नहीं है। प्रोटोजोवन है तो बैक्टीरियल नहीं होगा। इनकरेक्ट आपका पहला हो जाएगा। ठीक, और आपसे पूछा करेक्ट है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रोटोजोवन नहीं है, ये बैक्टीरियल है भाई, ये भाई साहब लोग बैक्टीरियल हैं। ठीक है, टाइफाइड को कौन काज करेगा? साल्मोनेला टाइफी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को काज करेगा, ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक, इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स काज्ड बाय वायरस, बिल्कुल थर्ड वाला करेक्ट है भाई, फर्स्ट और सेकंड आपका इनकरेक्ट है। पोलियो एंड मोस्ट कफ काज्ड बाय वायरस आर वायरल डिजीज, बिल्कुल कफ को कौन काज कराता है? आप बोलेंगे सर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो राइनो वायरस होता है। तो 3 और 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर अगर अपने को देखना हो सर तो यहां पर लिखा है ओनली 3 एंड 4, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भैया। अगला सवाल, पाइनस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। पाइनस खुद को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू। बताइए सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? थिक बार्क, ड्वार्फ शूट, माइकोराइजा, रेजिन। किसके थ्रू पाइनस खुद को बचाता है भाई? जवाब दीजिएगा। पाइनस किसके थ्रू खुद को बचाता है? यहां पर जवाब दीजिए। रेजिन। रेजिन आप लोगों का जवाब आ रहा है सर, रेजिन। अब रेजिन में ऐसा क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर ये मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स का बना हुआ होगा। मोनो एंड डाई टर्पीन्स यहां पर देखने को मिलते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। फिनॉल्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं रेजिन कैनाल में, तो उनका नेचर होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वो शो कराते हैं। मान लीजिए पाइनस है और पाइनस में कहीं पर क्या हुआ, हवा चली, कहीं पर कुछ भी चोट लगी प्लांट में, तो अगर वहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो रेजिन क्या करेगा, उसे फिल कर देगा, उस पर कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ग्रो नहीं करने देगा। तो ये काम होता है रेजिन का। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा क्या होगा भाई? फंजाई जब, बिल्कुल फंजाई जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ क्या करे, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे? माइकोराइजा बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। सैप वुड इज आल्सो नोन एज।
रस कास्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी जाइलम, ड्यूरामेन, अल्बर्नम या फिलोडर्म। क्या बोलेंगे भैया? सैप वुड को क्या बोलेंगे? सैप वुड को क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। सैप वुड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, ड्यूरामेन बोलते हैं, अल्बर्नम बोलते हैं, या आपका फिलोडर्म बोलते हैं, या आपका फिलोडर्म बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। आंसर सबका आ रहा है सर सी। आंसर आ रहा है सी सर, एल्बर्नम। आंसर सी आ रहा है, एल्बर्नम। बहुत बढ़िया। ड्यूरामेन को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेन को बोलेंगे सर हर्टवुड। इन्हें बोल देंगे सर हर्टवुड। ये क्या कराते हैं? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इन भाई साहब को क्या बोल रहे हैं? सैप वुड बोल रहे हैं सर। और सैप वुड क्या करता है? ये भाई साहब कंडक्शन ऑफ वाटर, ये कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स कराएंगे, मिनरल्स और वाटर का कंडक्शन कराते हैं। ठीक। फिलोडर्म किसे बोलते हैं बताइएगा? फिलोडर्म सर बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फिलोडम बोलते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को सर बोल देंगे फिलोडम। यहां पर लिखा है सर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलेंगे? तो आप लिख सकते हो सर वुड। क्या बोलते हैं भैया? वुड को सेकेंडरी जाइलम बोल सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबके जवाब बहुत सुंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अगला देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज हैवीएस्ट? निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा है? पाइन, देवदार, शीशम, शाल, नन ऑफ दिस। बताइएगा किसकी वुड का कौन सी वुड सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होती है? बताइएगा भैया। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। कुछ लोगों का सी जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। देखिए, अगर यहां पर आपसे बात की जाए, ये तो देवदार और पाइन की क्या होती हैं? लाइट वुड होती हैं। तो इनको तो रेस से बाहर कर देते हैं हम। ठीक, लाइट वेट होती हैं भैया। शीशम की बात कर लें सर। शीशम की अगर हम बात करें यहां पर, तो शीशम को बोलते हैं डालबेरिया शीशो। और इसका जो वेट अगर हम लोग देखें तो 850 केजी पर मीटर क्यूब ये वेट होता है। अगर साल की बात करें, इसे बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, तो सर इसका 880 केजी से लेकर 1050 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो अब आप बताइए कि हैवीएस्ट कौन सा है? इन सब में हैवीएस्ट कौन सा है? अब बताइए हैवीएस्ट कौन सा है? मैंने वैल्यू लिख दी है। हैवीएस्ट कौन सा है भैया? इन्हें बोलते हैं डालबेरिया शीशो, इन्हें बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। अब बताइए हैवीएस्ट कौन सा है? आंसर मिल गया होगा सर, हैवीएस्ट हो जाएगा आपका डी वाला। हैवीएस्ट आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक, हैवीएस्ट आपका क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं डालबेरिया शीशो। शीशो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं भाई साहब। ये बिलोंग करते हैं सर फैबेसी फैमिली को, और इन्हें बोला जाता है सोरिया रोबस्टा। ठीक, चलिए अगला सवाल। इंडोथिलियम इज रिलेटेड टू, ये भी पीवाईक्यू है। इंडोथिलियम इज रिलेटेड टू इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, न्यूक्लियर, एंडोस्पर्म, माइक्रोस्पोर। बताइएगा भैया। माइक्रोस्पोर। मेरे यहाँ 30 शीशम लगे हैं। हाँ, इंडियन रोजवुड इसको बोलते हैं भाई, डालबेरिया को। देखिए, जो अनसॉल्व पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, वहां पर डालबेरिया शीशो ही सही आंसर दिया गया है। तो कंफ्यूजन के लिए खेद है, मैंने उसे क्लियर कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल दिया गया है। मैं भी तो बोल रहा हूं ना कि जो अनसॉल्व आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, वहां पर डालबेरिया शीशो दिया गया है, बट मैंने वैल्यू बता दी है भाई। मैंने बता दिया एक्चुअल की 850 किलोग्राम
पर मीटर स्क्वायर होता है डालबेरिया शीशों के लिए, और यहाँ पर 880 से लेकर 1050 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा। ये हमको ऑलरेडी पता था, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर बताइए भाई आंसर क्या होगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इंडोथिलियम इज रिलेटेड टू, इंडोथिलियम किससे रिलेट करेगा भाई? इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल को इंडोथिलियम बोलते हैं। इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल को इंडोथिलियम बोलते हैं सर, और इसी को इंडोस्टोम भी बोलते हैं। इसी को सर इंडोस्टोम भी बोलते हैं, इंडोस्टोम भी बोलते हैं। इसी को सर इंडोस्टोम भी बोला जाता है, इसी को सर इंडोस्टोम्स भी बोला जाता है। सबका जवाब ए बी पता नहीं क्या क्या सी डी सब दे दिए हैं भैया। तो 14 नंबर का आंसर होगा ए। 14 नंबर सवाल का जवाब होगा सर इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, जिसको इंडोस्टोम बोला जाता है, या उसी को सर बोलते हैं आपका क्या, इंडोथिलियम, इंडोथिलियम। ठीक, अगर एंथर की बात करें, इनर मोस्ट वाल ऑफ एंथर, तो सर वहां पर जो होता है इंडोथिसियम होता है, इंडोथिसियम होता है। ठीक, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की बात कर लें सर, तो यहां आप बोलेंगे सर कोकोनट वाटर की बात हो जाएगी, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर की बात हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए यहां पर बात करें सर माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन आप जानते ही हैं कि बोला जाता है, पॉलन ग्रेन बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। तो आंसर तो आपका बनेगा ए, आंसर आपका ए बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सवाल को देखा करिए, तबीयत मेरी खराब है, गलती आप लोग कर रहे हो। ठीक है ठीक है, चलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल रिमूव हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिमूव करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को? कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन परऑक्साइड को हटा देगा? परऑक्सीसोम, माइक्रोसोम, स्फेरोसोम, गोल्जी बॉडी, बताइएगा भैया। एक्चुअली गुलिस्ता बानो जी माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ था, न तो यूट्यूब पर क्लास ले पाए, कहीं पर क्लास नहीं ले पाए थे। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। क्लासेस चलेंगी, कल से क्लासेस रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। हमको भी थोड़ी सी ठंड लग गई थी, ऐसे ही निकल गए, कुछ पहने नहीं थे टी शर्ट पे, तो हवा हवा लग गई थी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए 15 का आंसर सबका आ रहा है परऑक्सीसोम। बिल्कुल भाई, परऑक्सीसोम में ही यह प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, आप मुझे बताइए परऑक्सीसोम में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है सर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है? ये रहे 2 H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भाई साहब टूट गए 2 मॉलिक्यूल वाटर में और O2 में। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? एंजाइम कौन सा होगा भैया? एंजाइम कौन सा होगा? यहां पर आप बोलेंगे सर एंजाइम कौन सा होगा, बता दो एंजाइम कौन सा होगा। मेरे को पहले ये बताओ, परऑक्सीसोम हमने आंसर कर दिया है 15 में, एंजाइम बताओ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में तोड़ेगा कौन, तोड़ेगा कौन? यहां पर जवाब दो सर। बिल्कुल ठीक है भैया, इसे तोड़ेगा कौन सर? परऑक्सीसोम में तोड़ता कौन है हाइड्रोजन परऑक्साइड को? जब टूटेगा तभी तो वाटर एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तोड़ेगा कौन? ब्रेकडाउन का काम कौन करेगा? एक एंजाइम होता है, नाम है कैटेलेज, नाम है कैटेलेज, जिसकी एक्टिविटी के लिए Fe++ की आवश्यकता पड़ती है। कैटेलेज को ही सर क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट एंजाइम बोलते हैं। ठीक, कैटेलेज को ही क्या बोलते हैं सर? लार्जेस्ट एंजाइम बोलते हैं। यह प्रक्रिया करता है कौन? कैटेलेज। कौन करेगा भैया? कैटेलेज करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में तोड़ने का काम कैटेलेज करता है। कभी भी परऑक्सीडेज आंसर मत करिएगा। परऑक्सीडेज तो क्या कराता है? वो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड को ऑक्सीडेशन करा देगा, और परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में होता है। कराता कौन है? आप बोलेंगे वहां पर सर अमीनो एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। और परऑक्सीडेज को स्मॉलेस्ट एंजाइम बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख लेंगे परऑक्सीडेज को क्या बोलेंगे सर? परऑक्सीडेज को बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंजाइम। सर स्मॉलेस्ट एंजाइम। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लार्जेस्ट एंजाइम
तो कैटलेज आंसर करिएगा, स्मॉलेस्ट एंजाइम तो पेरोक्सीडेज आंसर करिएगा। और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोथ एंजाइम प्रेजेंट इन व्हिच सेल ऑर्गेनेल, आपका जवाब होगा पेरोक्सिसोम, आपका जवाब होगा पेरोक्सिसोम। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंजाइम प्रेजेंट इन व्हिच सेल ऑर्गेनेल, तो आंसर आप पेरोक्सिसोम करिएगा, आंसर आपका होगा पेरोक्सिसोम। ठीक है। माइक्रोसोम क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किससे अटैच हो जाए? राइबोसोम के पार्ट से अटैच हो जाए सर, राइबोसोम के पार्ट से अटैच हो, उसी को माइक्रोसोम बोलते हैं। यूज क्या है सर? तो साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं क्या करने में? सिंथेटिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक। स्फेरोसोम क्या है? इसी को सर प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं, इसी को सर प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। स्फेरोसोम को सर प्लांट लाइसोसोम बोला जाता है। ये स्टोरेज करता है फैट का, ये स्टोरेज ऑफ फैट कराता है, स्टोरेज ऑफ फैट कराता है। या हम ऐसा बोलें कि स्फेरोसोम फैट का ही बना हुआ होता है, या फैट का ही बना हुआ होता है, या फैट का ही बना हुआ होता है। ठीक। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं भैया। गोल्जी बॉडी क्या है? आपको पता है, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया कराती है। ठीक। इसका मेन काम सिक्रीशन होता है। ठीक। चलिए अगला सवाल, विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट टू लीफ? भाई रूट से लीफ में वाटर को कौन सा टिश्यू एब्जॉर्ब कराएगा या भेजेगा? बताइएगा। फास्टेस्ट एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या होता है? टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है सर, वो फास्टेस्ट एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तेजी से बदलता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सर फास्टेस्ट एंजाइम होता है। हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताया है आपको, हमने फास्टेस्ट एंजाइम बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसका टर्नओवर नंबर ज्यादा होता है। लाइसोसोम स्लोवेस्ट एंजाइम होता है, टर्नओवर नंबर सबसे कम होता है। ठीक। टर्नओवर नंबर सबसे कम होता है। ठीक। टर्नओवर नंबर सबसे कम होता है। तो लिखना है तो आप लिख सकते हो सर यहां पर फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम मैं लिखवा दे रहा हूं भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि आरबीसी में पाया जाता है एनहाइड्रेज। अगर आपसे स्लोवेस्ट एंजाइम पूछा जाए सर, स्लोवेस्ट एंजाइम पूछा जाए, तो यहां पर आपका जवाब होगा सर लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक। तो ये आपके फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट एंजाइम है सर। ठीक। हाँ, यहां पर आंसर आपका होगा सर जाइलम। बिल्कुल भाई, जाइलम ही क्या कराता है? रूट से लीफ तक वाटर का ट्रांसलोकेशन कराएगा या एब्जॉर्ब वाटर को पहुंचाएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? अनुज जी क्वेश्चन पर माइंड कंसंट्रेट करिए। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बनेगा डी। अगला सवाल भाई, यहां पर लिखा है CH2, यहां बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं C2H4 भी। C2H4 बोलते हैं सर इथाइलिन को। बताइए, आपसे बोल रहा है मेन फंक्शन इथाइलिन का, आपसे बोल रहा है C2H4 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है भाई। C2H4 का मुख्यतः उत्तरदायी है, मुख्यतः उत्तरदायी है फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ नोड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, नन ऑफ दीज। बताइए, नन ऑफ दीज। 17 नंबर क्वेश्चन, सबका जवाब आ रहा है सी सर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बिल्कुल, ये फलों को पकाने का मेन काम होता है इसका। लेकिन जिन्होंने धान देखा है, तो धान का में होता क्या है कि मान लीजिए कभी कभी खेत थोड़ा सा नीचे है, पानी ज्यादा भर गया, अब धान का पौधा छोटा है, अगर आप उसमें इथाइलिन डाल दो तो होगा क्या? इंटरनोडल इलांगेशन हो जाएगा, धान का पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा सर, इंटरनोडल इलांगेशन होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा और पानी के ऊपर आ जाएगा, तो पौधा खराब नहीं होता। तो ये इंटरनोडल इलांगेशन कराएगा। और क्या करेगा सर? इसके बाद सर ये रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कराता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कराता है। बट यहां पर मेन जो आपका फंक्शन होगा वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट होगा। हाँ, धान सब देखे होंगे, तो धान कभी कभी होता है, बारिश होती है, धान का पौधा पूरा का पूरा क्या होता है, डूब जाता है, पानी से डूब जाता है, ठीक है ना,
गड्ढे में बहुत लोग धान लगाते हैं, कुछ ज्यादा मिट्टी विट्टी निकलवा देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप वहां पर इथाइलिन का यूज करो तो इंटरनोडल इलांगेशन होगा, बहुत तेजी से पौधा बढ़ेगा और वो क्या करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, तो वो नष्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक, बस मुझे इतना बताना था। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिल्कुल भाई। चलिए, रूट नॉट डिजीज कास्ड बाई, रूट नॉट डिजीज कास्ड बाई, बताइएगा। माइकोप्लाज्मा, नीमेटोड, वायरस, फंजाई। रूट नॉट डिजीज कास्ड बाई माइकोप्लाज्मा, नीमेटोड, वायरस, फंजाई। आप बोलेंगे सर इसे तो कई बार किया है, नीमेटोड, नीमेटोड होगा क्योंकि रिपीट हुआ है। नाम है मिलेडोगाइन, मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया, इनकोग्निसिया। ये एग्जाम्पल है सर, ये रूट नॉट डिजीज काज कराता है, नीमेटोड है। नहीं जाएगा। चलो भाई ठीक है, आंसर आपका बनेगा बी। चलिए, आंसर बी बनेगा। अगला सवाल, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, बताइएगा। आरएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम को कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए गायरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बताइएगा भैया, बताइएगा, बताइएगा, यहां पर जवाब दीजिए। अ, 19 का कुछ लोगों का जवाब सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अरे हो जाएगा, सबका होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। 19 का आंसर सबका डी आ रहा है। एक प्रोसेस समझते हैं सर, हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमको बढ़िया से पता है कि सर डीएनए से डीएनए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। सर डीएनए से एमआरएनए भी बनता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं सर। यहां पर सर रिप्लिकेशन हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ। यहां पर सर आरएनए से डीएनए बनाने की बात हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात हो गई सर। यहां से आगे सर प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ये आरएनए फिर से रिप्लिकेट कर सकता है सर, ये आरएनए फिर से रिप्लिकेट कर सकता है। एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम ही तो पूछ रहा है सर। आइए देख लेते हैं। यहां पर सर डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो सबस्ट्रेट भी डीएनए, प्रोडक्ट भी डीएनए, इसका मतलब डीएनए के ऊपर डिपेंड करने वाला पॉलीमरेज। तो यहां पर हम लिखेंगे सर डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। ठीक, यहां डीएनए से सर आरएनए बना, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होगा, बट सबस्ट्रेट सर डीएनए है, इस कारण से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो हमने यहां पर सर लिखा डीएनए, डीएनए ये हुआ सर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और एक्चुअल में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, क्योंकि आरएनए बन रहा है। अब सर यहां एमआरएनए से डीएनए बन रहा है, तो सर आरएनए यहां पर सबस्ट्रेट हो गया, तो यहां पर हम बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट। यहां पर एंजाइम होगा आरएनए डिपेंडेंट। ऐसे ही आंसर आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली कुछ पूछेगा नहीं। आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होगा। इसी को सर बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्रिप्टेज। ठीक, अब सर यहां आरएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो सर सबस्ट्रेट भी आरएनए, प्रोडक्ट भी आरएनए, तो यहां पर होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज, इसे समझ लीजिएगा। आरडीआर का मतलब है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, इस प्रक्रिया को दिया किसने था, तो टेमिन एंड बाल्टीमोर, बाल्टीमोर ये तो भाई साहब थे, इन्होंने टेमिनिज्म के बारे में बताया या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यहां डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से डीएनए बना और आरएनए से आरएनए बना। जिस प्रक्रिया में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम है, वहां पर एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था।
यहां पर सर सबस्ट्रेट डीएनए था इसलिए डीएनए डिपेंडेंट था, बट बना क्या, वो आरएनए पॉलीमरेज बना, तो हमने बोला आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहां पर आरएनए डिपेंडेंट था क्योंकि सबस्ट्रेट आपका आरएनए था, प्रोडक्ट आपका डीएनए, इसलिए एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोला जाता है। ठीक, और यह प्रक्रिया भाई वायरसेस में देखने को मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, यहां पर आंसर बनेगा क्या सर, अभी तक तो जवाब दिए ही नहीं। आंसर बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। हाँ, बाल्टीमोर। चलिए इसका जवाब दीजिए भैया। आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, अधोलिखित में कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है, पेक्टिन, सिल्क, टेफ्लॉन, न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। डीएनए आरएनए कहां पढ़ना है भाई, बीपीएससी के केस में डीएनए आरएनए कहां ही है, कहीं नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ही नहीं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसे पढ़ा जरूर दूंगा, क्योंकि है नहीं सिलेबस में। थोड़ा सा जेनेटिक्स दिया गया है, उसे खत्म कर दिया हूं, जितनी जरूरत थी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा फिर से उसे। ठीक है, टेफ्लॉन, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है सर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता क्या है सर, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, या सिंथेटिक, सॉरी आर्टिफिशियल क्या सिंथेटिक लिखिए, ये सर सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है। बाकी पेक्टिन, सिल्क और न्यूक्लिक एसिड ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी स्टेट में आया था, शायद आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि पीवाईक्यू ही है, उठा उठा के एक एक सवाल बनाए जाते हैं भैया इसे ही। ठीक है, आप लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो चलिए बैच से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं भाई। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 वर्ग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा नया बैच चल रहा है भाई। अभी तक अगर किसी ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर 3 टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। केमिस्ट्री डॉक्टर महेश सर, और बायोलॉजी आपका आकाश सर, यानी कि मैं पढ़ाता हुआ दिखूंगा, और फिजिक्स आपके हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे। ये आपके मुस्तफ़ा सर हैं, ये डॉक्टर महेश सिंह सर हैं, और ये मैं हूँ, ये आप लोगों को पता है। तो जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के भाई, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी भी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हैं सर, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 आज भी हैं। ठीक, चलिए, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, बताइए भारतवर्ष में महत्तम पादपालय है, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। सवाल 50 ही होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेके करना होता है, इसलिए करीबन 1.5 से 2 घंटे समय लग जाता है उसमें, और थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। बताइए यहां पर लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा होगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ, और ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई। कौन सा होगा भैया, आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, शिवपुर हावड़ा। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन में ये प्रेजेंट है। आप मुझे ये बताइए, ये इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है भैया, फाउंडर कौन है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा के फाउंडर कौन है, फाउंडर का नाम बताइए भाई, फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, अरे कोल्ड नहीं हुआ है ठीक है, फाउंडर बताओ आप लोग, फाउंडर कौन है भैया, आप बोलेंगे विलियम रॉक्सबर्ग। कौन है भैया, विलियम रॉक्सबर्ग, ये है फाउंडर। ठीक है, फाउंडर है विलियम रॉक्सबर्ग, बिल्कुल, हाँ, आंसर आपका बनेगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स काज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स या चेचक का कारण है वेरियोला, कॉक्सियला, एडीज, फ्रेंसिशेला। बताइए स्मॉल पॉक्स कौन काज कराता है भैया, बताइए बताइए। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक, चलो हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम लोग देखें सर तो आंसर आपका बनेगा वेरियोला।
वेरियोला वायरस जो होता है ये स्मॉल पॉक्स काज करता है। कॉक्सियला क्या करता है, तो ये क्यू फीवर काज करता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में है तो पूछा जा सकता है क्यू फीवर काज करेगा। एडीज के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, डेंगू में इनकी बहुत भूमिका होती है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो जो होता है डेंगू के लिए बड़ा ही बढ़िया भूमिका रोल प्ले करता है भाई। तो चलिए फ्रांसिएला की बात करें सर, तो ये भाई साहब रैबिट फीवर काज करते हैं। ठीक है, रैबिट फीवर ये काज कराते हैं। ये बैक्टीरिया है, कॉक्सियला भी बैक्टीरिया है। ठीक है, कॉक्सियला क्यू फीवर काज करता है, ये भी बैक्टीरिया है। फ्रांसिसिएला भी बैक्टीरिया है। ये रैबिट फीवर, ये क्यू फीवर काज करते हैं। डेंगू को आप लोग जानते ही हैं कि भाई एडीज भाई साहब कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। गलती से हमने भाई साहब बोल दिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, भाई साहब नहीं, बहन जी होती हैं। चलिए अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट एज पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर टर्म्ड। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक, जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। सबका जवाब आ रहा है सर, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है। आंसर होगा सर सेक्सडक्शन। देखिए कॉन्जुगेशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस दो तरीके से पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक जगह पर सर स्टेराइल मेल मेथड होता है, एक जगह फर्टाइल मेल मेथड होता है। तो स्टेराइल मेल मेथड को ही क्या बोलते हैं, सेक्सडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेराइल मेल मेथड होता है। तो यहां पर इसी को सेक्सडक्शन बोला जाता है। ये कॉन्जुगेशन के ही एक तरीके से टाइप हो सकते हैं। तो एकदम स्पेसिफाई कर दिया है एज अ पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर, इसलिए आंसर आपका बनेगा सेक्सडक्शन। बुक में कहीं कहीं पर आपका कॉन्जुगेशन लिखा गया है, कॉन्जुगेशन लिखा गया है, बट उसके लिए परेशान मत होइएगा। उसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक स्टेराइल मेल मेथड होता है, क्या होता है, फर्टाइल मेल मेथड होगा। तो ये इसी को बोलते हैं सेक्सडक्शन। तो आप लोग ए को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो किसी एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर किया जाए, वो और वो उसे एक्सेप्ट कर ले, ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आ जाए। अगर एक्सेप्ट किया तो ट्रांसफॉर्म है, नहीं एक्सेप्ट किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, किसी बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर हो, बट यहां पर रोल प्ले करे आपका वायरस, नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इसे ट्रांसडक्शन बोलेंगे। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा बी। अच्छा, कल ही पढ़ा है बी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल भैया, मोटाइल सेल विद फ्लैजेला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। बताइए, मोटाइल सेल्स विद फ्लैजेला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। कसाभि युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, नन ऑफ दिस। कहां पर भाई, सर माइटोसिस और मियासिस। हाँ बिल्कुल है, माइटोसिस मियोसिस है। जब आप पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लास्ट में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में चीजें दी गई हैं। एनसीईआरटी थोड़ा सा लिखता है, हम बड़ा सा पढ़ेंगे, हम ढेर सारा पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां पर जवाब दीजिएगा भैया, बहुत बढ़िया। जवाब आ रहा है सर साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बिल्कुल, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में सर फ्लैजेला अब्सेंट होता है, मतलब रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में यहां पर फ्लैजेला देखने को नहीं मिलता। फियोफाइसी की बात करें सर, तो यहां पर दो फ्लैजेला देखने को मिलेगा। यहां पर दो फ्लैजेला होगा सर, अनइक्वल होगा सर। अगर हम लोग सर क्लोरोफाइसी की बात करें तो यहां 2 से लेकर 8 फ्लैजेला हो सकता है सर, इक्वल होगा। कैसे होंगे, ये फ्लैजेला सर इक्वल होगा, एंड सर एपिकल होगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग देखें भैया, तो फ्लैजेला साइनोफाइसी में और रोडोफाइसी रेड एल्गी में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा भैया ए वाला। अगला
लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन, कैलकेरिया से, लोबारिया से, रोसेला से, असनिया से। किससे लिटमस मिलता है अपने को? ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन भाई, आंसर आ रहा है सी। बहुत बढ़िया, लाइकेन रोसेला, रोसेला से ही लिटमस ऑब्टेन्ड होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला 26, ये सवाल रिपीट सा दिख रहा है भाई, इसको करा चुका हूं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ हेयर ऑफ सीप टू वूल। चलिए फिर भी कर लेते हैं, ये सवाल कर चुके हैं हम लोग, शायद एक दो प्रैक्टिस पहले ही किए हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर ए बी सी डी ई दिया गया है, देन उसके बाद यहां पे इसको सही करना है, सही स्टेप में अरेंज करना है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बताइएगा भैया, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले अभिमार्जन करेंगे, मतलब स्कोरिंग करेंगे, कार्डिंग करेंगे, क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ऊन छटाई करेंगे, बुनाई या रंगाई करेंगे, क्या करेंगे पहले, ये हम लोग सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, ऊन की कटाई होगी सर, तो सी आ जाएगा सबसे पहले। देन उसके बाद सर क्या होगा, इसको धुलेंगे हम लोग, तो ए आ जाएगा सर। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो सी के बाद आपका ए आया, देन सर आपका बी आएगा, देन उसके बाद पहले कार्डिंग होगा कि पहले छटाई होगा, बताइए। सबका जवाब क्या आ रहा है, बी आ रहा है भैया, सबका जवाब बी आ रहा है। कुछ लोगों का जवाब बी आ रहा है, चलिए, अधिकतर लोगों ने जवाब बी दिया है, अधिकतर लोगों ने जवाब सर बी दे दिया है यहां पर। अरे भाई यहां ध्यान से देखो, पहले धुनाई कर लेंगे तब छटाई थोड़ी होगी पहले छटाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर धुनाई होगी, उसके बाद फिर क्या होगा आपका, उसके बाद भैया फिर ई वाला ऑप्शन आएगा, मतलब बुनाई और रंगाई होगी। तो सी ए डी बी ई, तो आंसर तो आपका डी आ रहा है ना, आंसर तो आपका डी आएगा। पहले छटाई करेंगे, पहले छटाई ही करेंगे ना, तब धुनाई होगी ना, कि पहले धुन लेंगे उसके बाद छाटेंगे। हाँ जल्दी ही कराया हूं, पहले भाई छटाई करेंगे ना, उसके बाद धुनाई होगी उसकी, कि पहले धुन लेंगे उसके बाद छाटेंगे। ठीक, तो ठीक है, आंसर डी बनेगा। अगला सवाल, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यक्स आर ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यक्स क्या है, ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हैव वाई वाल्व्स, उसमें वाई वाल्व्स पाए जाते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं, वाल्व्स नहीं भैया। जेड कैरीज, और जेड जो है कैरी करता है ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, लंग से ब्लड ले जा रहा है हार्ट के पास। तो अपने को यक्स वाई जेड के बारे में बताना है, यक्स वाई जेड के बारे में बताना है, हाँ यक्स वाई जेड के बारे में बताना है चलिए यहां पर बताइए, यहां पर बताइए भाई, यहां पर आप बताइए, यक्स क्या है, ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब यक्स आपका वेन होगा सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर वेन में ही बहता है। ठीक, बात करते हैं सर हैव, यक्स के पास क्या है, ब्लड वेसल के पास थिन वाल होती है, तो यहां पर सर लिख लेंगे वेन के पास सर थिन वाल्स होती हैं, तो यहां पर हमने थिन वाल भी लिख लिया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो जेड कैरी ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, तो यहां पर लंग से हार्ट के पास जो ब्लड वेसल लेकर जाती है ब्लड को, तो उसका नाम है पल्मोनरी वेन, नाम है सर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेन थिन वाल्स पल्मोनरी वेन, वेन थिन पल्मोनरी वेन, आंसर मिल रहा है सर बी, आंसर मिल रहा है सर बी, आंसर बी होगा, बिल्कुल आंसर क्या है सर आपका, बी है, आंसर बी है। इतना तो पता है कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो कैसी होती है, थिन वाल्स होती है। पल्मोनरी वेन ही अपना क्या करती है, लंग से लाती है ब्लड को, किसके पास बोल रहा है यहां आपसे, फ्रॉम लंग टू हार्ट, हार्ट के पास लाती है। तो ये काम पल्मोनरी वेन का होता है, और इकलौती ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक,
बहुत बढ़िया, आंसर बी बनेगा, आंसर बी बन जाएगा। अगला सवाल, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। किस विटामिन की डिफिशियंसी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करा देती है, वही आपको बताना है। बताइए, अवशोषण दर को कौन कम कराता है, यहां पर बताइए भैया। चलिए, काफी लोग जुड़े हैं भाई, तो जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें। यहां पर जवाब दीजिए, जवाब अभी तक आया नहीं है। 28 का आंसर, 28 का ए आ रहा है विटामिन डी। बहुत बढ़िया, विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण होता क्या है, कैल्शियम का सर, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फूड से नहीं हो पाता। इसलिए बोलते हैं कि सुबह उठो तो थोड़ा धूप उप ले लिया करो, धूप खा लिया करो। गांव में बोलते हैं घाम सेकना, तो धूप उप सेक लिया करो, ठीक है ना, धूप सेक लिया करो, विटामिन डी का सिंथेसिस इससे प्रॉपर रहे भाई। तो उस कारण से जब आप दूध पिए या कोई भी फूड खाए, उसमें जो कैल्शियम रहे वो एब्जॉर्ब हो सके, वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक। तो आंसर यहां पर होगा ए वाला। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आपको भी पता है, स्कर्वी होगा। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग टाइमिंग बढ़ जाएगी, या क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी, क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन भाई। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट शो ट्रांसपायरेशन। कौन सा प्लांट ट्रांसपायरेशन शो नहीं करेगा, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। एक्वेटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लिव्स, एक्वेटिक सबमर्ज प्लांट, प्लांट ग्रोइंग इन हिली एरिया, प्लांट लिविंग इन डेजर्ट। कौन ट्रांसपायरेशन शो नहीं करेगा, बताइएगा। हाँ, सन बाथ बोलते हैं गांव में, तो हम लोग वही बोलते हैं भाई। गांव में तो धूप भी नहीं बोलते, घाम सेकना बोलते हैं। हालांकि धूप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, आंसर सबका आ रहा है सर, एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट। बिल्कुल, ऐसा प्लांट जो पानी में डूबा हुआ है उसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होती। रीजन क्या होता है, यहां पर स्टोमेटा वेस्टिजियल होते हैं, स्टोमेटा सर वेस्टिजियल होते हैं, यहां पर वेस्टिजियल होंगे अगर सर स्टोमेटा, तो ट्रांसपायरेशन का कोई केस ही नहीं बने, ठीक। चलिए, ट्रांसपायरेशन का कोई केस नहीं बनेगा, आंसर बन जाएगा बी। बाकी चाहे एक्वेटिक प्लांट हो, अगर फ्लोटिंग लीव्स के थ्रू है तो ट्रांसपायरेशन कर सकता है भाई। प्लांट ग्रोइंग हिली एरिया हो या डेजर्ट का प्लांट हो, ट्रांसपायरेशन करेगा ही करेगा। लेकिन जो भाई साहब डूबे हुए हैं स्टोमेटा, उनमें क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो भाई साहब ट्रांसपायरेशन नहीं कर पाते हैं। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसे मैच कराते हैं सर, पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल, गेट कीपर ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। जवाब दीजिए 30 नंबर क्वेश्चन का भाई, जवाब दीजिए। 30 का डी आंसर भी आ गया क्या भैया। चलिए, पावर हाउस ऑफ द सेल भैया माइटोकॉन्ड्रिया, मैच करा दिया हमने। स्टोर हाउस ऑफ द सेल वैक्यूल। चलिए भाई, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस, इसके लिए तो एक ही नाम है न्यूक्लियस, सुप्रीम कमांडर। गेट कीपर ऑफ द सेल सेल मेम्ब्रेन। आइए देख लेते हैं भैया, मैच करा के देख लेते हैं। ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का फिफ्थ है, ए थर्ड बी फिफ्थ, और सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला, आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला, आंसर आपको दिख रहा होगा भाई बी वाला। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बी। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा भाई बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रांग विंड। कोई एरिया है जहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं और रेनफॉल बहुत कम रहता है, तो वहां पर किस मेथड का यूज करेंगे सिंचाई के लिए। ड्रिप इरिगेशन होगा, स्प्रिंकलर मेथड होगा, फरो इरिगेशन होगा, कंटूर इरिगेशन होगा, किसका यूज करेंगे भाई। कोई बात नहीं है,
यहां पर जल्दीबाजी कर लेंगे तो वहां जल्दीबाजी नहीं होगी, वहां आराम से करेंगे, फिर ध्यान से पढ़ के करेंगे। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन, आंसर आ रहा है बी, स्प्रिंकलर मेथड। अरे पार्क में हम लोग जाते हैं तो स्प्रिंकलर लगा रहता है, पानी इधर उधर वो छिड़काव करता रहता है, उसमें वाटर वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। यहां पर होगा ड्रिप इरिगेशन। क्या होगा भैया, बूंद बूंद पानी जड़ के पास गिरता रहेगा, प्लांट को वाटर भी मिलता रहेगा, वाटर का नुकसान भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा ड्रिप मेथड। जहां पर हवाएं तेज हैं, ट्रांसपायरेशन ज्यादा है भाई, हवाएं तेज हैं, वाटर कम है, पानी की वर्षा हो नहीं रही है, बारिश हो नहीं रही है, वहां पर ड्रिप मेथड का यूज किया जाता है कि रूट के पास, प्लांट की रूट के पास बूंद बूंद पानी प्रॉपर गिरता रहेगा, वो पानी भी पाएगा, उस पानी का नुकसान भी नहीं होगा, वो यूटिलाइज भी करेगा, ठीक है। तो आंसर ए बनेगा, आंसर आपका ए बनेगा। अगला सवाल, पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास। पेरीपेटस किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक। क्रस्टेशिया, ओनिकोफोरा, इंसेक्टा, अरेक्निडा। अरेक्निडा, बताइए पेरीपेटस किस क्लास को बिलोंग करेगा। हाँ, कंटूर हिली एरिया में, बिल्कुल कंटूर मेथड का यूज हिली एरिया में करते हैं, बिल्कुल भाई। हाँ, यहां पर जवाब दीजिएगा आप लोग, पेरीपेटस बिलोंग टू। बहुत बढ़िया, बी आंसर आया है, बी आंसर आया है, ओनिकोफोरा। ये बिलोंग करता है क्लास ओनिकोफोरा को। ये कनेक्टिंग लिंक होता है, बताइए कनेक्टिंग लिंक किसका होगा, पेरीपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक होगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बताइए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच का कनेक्शन है पेरीपेटस, पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। जवाब दीजिए भाई, आंसर तो यहां सबका सही है, बताइए किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होगा, आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। आप बोलेंगे सर आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा, ठीक, ये कनेक्टिंग लिंक होता है आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। बहुत बढ़िया, एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड या आर्थ्रोपोड एंड एनेलिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल भैया, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स। ये देखो, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू द हेड। बताइए ऑल ऑफ द एबव। सिफेलोपोडा में होता क्या है, सिर पैर पर स्थित होता है, सिर वक्ष से संलग्न होता है, पैर सिर पर स्थित होता है, नोटोकार्ड सिर तक विस्तृत होता है। बताइएगा यहां पर बताइए भैया, 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। सबका जवाब आ रहा है सर सी, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर सिर पर स्थित होता है। अभी सोच लो अपने लोग के सिर पर पैर आ जाए, मस्त दिखेंगे। अपने लोग के सिर पर पैर आ जाए, बढ़िया दिखने लगेंगे, एक नया फैशन हो जाएगा ना। चलिए, खतरनाक सवाल था भाई। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा भैया, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा। अरे हम लोग बहुत स्मार्ट दिखने लगेंगे, इधर ऐसे पैर रहेगा ऐसे करके, ऐसे चलो 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 यहां पर जवाब दो, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बहुत बढ़िया, यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया भाई, जवाब होगा सर यूरिक एसिड। अमोनिया की बात कर ले सर, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया कहां पर होगा, आप बोलेंगे सर फिशेस में, फिशेस में सर, ठीक। अगर सर आपसे बोला जाए यूरिया, तो यूरिया सर मैमल्स में हो सकता है, फ्रॉग में भी हो सकता है, मैमल्स एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग, ठीक है। तो आंसर आपका होगा यूरिक एसिड, मतलब
बर्ड और रेप्टाइल क्या क्या होते हैं भाई? यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिक एसिड का क्या करेंगे? एक्सक्रीशन करेंगे सर। वाटर कंजर्वेशन का काम करेंगे, पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है यूरिक एसिड की, ठीक है। हाँ, स्पाइडर में आप गुआनिन कर सकते हो, बिल्कुल भाई, गुआनिन आप स्पाइडर में कर सकते हो। बैट की तरह दिखेंगे, अरे अच्छा दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखेंगे भाई, सिर पर पैर आ जाए तो। 35 नंबर क्वेश्चन, वेयर वी कैन फाइंड अ पोलर न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी। अपोलर न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी कहाँ देखने को मिलेगा? मनुष्य शरीर में हम अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए, अपोलर न्यूरॉन की बात कर रहा है भैया। अपोलर न्यूरॉन, अपोलर होता है, एक होता है स्यूडो यूनिपोलर, एक होता है सर स्यूडो यूनिपोलर, एक होता है सर यूनिपोलर। सबका एग्जाम्पल आज हम लोग यहीं पर निपटाएंगे। फिर होगा सर बाईपोलर, फिर होगा सर बाईपोलर, इसके बाद सर होगा मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। ये पांचों के एग्जाम्पल अपन लोग को आज देखने हैं, समझने हैं भैया। आप लोग बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं हम तो हैं ही सेवा में हाजिर। चलिए, अपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलेगा? सबका जवाब आ रहा है सर ए, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना। और कहां पर अपोलर हो सकता है? आप बोलेंगे सर हाइड्रा में। हाइड्रा भाई साहब में भी अपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में क्या होगा सर? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में स्यूडो यूनिपोलर देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने लिख लिया डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यूनिपोलर कहां पर होगा सर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, एम्ब्रियो में यूनिपोलर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे सर बाईपोलर कहां पर होगा? तो रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई में सर आपको बाईपोलर देखने को मिलेगा। मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। कहां पर? ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर, ठीक। ये कुछ एग्जांपल हुए आपके न्यूरॉन से रिलेटेड, तो इसे ध्यान रखिएगा। आंसर आपका क्या बनेगा सर? आंसर आपका बनेगा ए, आंसर आपका बन जाएगा ए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल भैया, 36 नंबर क्वेश्चन, ट्रोपोनिन इज अ, ट्रोपोनिन एक है मसल्स प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाई एनर्जी रिजर्वायर, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऑल ऑफ द अबव। ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है भाई, बताइएगा। ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन होता है, बहुत बढ़िया। ट्रोपोनिन, सबका जवाब आ रहा है सर, ये भाई साहब मसल्स प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल मसल्स प्रोटीन होंगे। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, ये सब मसल्स प्रोटीन होते हैं, अच्छी बात है। चलिए, अगला सवाल, न्यूरो हाइपोफाइसिस सिक्रीट, यार ये पीछा नहीं छोड़ रहा है सवाल भाई। न्यूरो हाइपोफाइसिस सिक्रीट, न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या सिक्रीट कराएगा? वैसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ऑल ऑफ दी अबव। न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब बात कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। बताइए क्या सिक्रीट कराता है, क्या सिक्रीट कराता है? छोटे छोटे सवाल सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, तीन नाम होते हैं भैया, बहुत बढ़िया। 37 का सी सबका आंसर आ रहा है कि सर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होगा, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन होगा, वैसोप्रेसिन होगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। अगला सवाल, द मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए, मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली स्टेरॉइड है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली स्टेरॉइड है, बताइए भाई। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा भाई? सर थोड़ा सा जल मिल जाएगा क्या? और यहां पर जवाब दीजिएगा सर, आप लोग जवाब दीजिए भैया। 38 नंबर क्वेश्चन, ई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी ने आंसर ए ई दे दिया है क्या? चलिए देखते हैं भाई।
देखते हैं। आंसर डी होना चाहिए सर, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल सर। अब आप बोलेंगे सर कोलेस्ट्रॉल क्यों? अरे भाई विटामिन डी बनाने में इनका रोल, विटामिन डी बनाने में कोलेस्ट्रॉल का रोल सर, बाइल में, बाइल जूस में इनका रोल, ठीक। हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हैं सर, ये भाई साहब बनाते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन को। एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कार्टिसोल क्या है? हार्मोन है। हमको पता है हार्मोन क्या होता है, माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो हार्मोन तो सबसे ज्यादा हो नहीं सकता, होगा क्या? कोलेस्ट्रॉल होगा। होना क्या चाहिए सर? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो पार्ट है ही भाई। तो यहां पर एक्चुअल में सर क्या होगा? आंसर आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ऊपर वाले तीन भाई साहब का तो केस ही नहीं बनता, ये तो यार माइन्यूट क्वांटिटी में ऑलरेडी पाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इनका तो केस ही नहीं बनेगा। 39, यहां पर 38 था, 39। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, बताइए, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, मोती उत्पादन करने वाला भारतीय प्रजाति है पिंकटाडा इंडिका, ऑस्ट्रिया इंडिका, पिंकटाडा वुल्गैरिस, ऑस्ट्रिया वुल्गैरिस, ऑल ऑफ दी अबव। बताइए, ऑल ऑफ दी अबव। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सब भाई। 39C, 39C, पिंकटाडा वुल्गैरिस, बहुत सही। पिंकटाडा वुल्गैरिस क्या करता है भाई? इसी को बोलते हैं पर्ल इंडियन स्पीसीज है ये, जो कि क्या करती है, मोती उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून श्रद्धा मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए अगला सवाल, 40 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड? निम्नलिखित में से किसके अपराइट पिरामिड पाया, किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? बायोमास, नंबर, एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। बताइएगा भैया, नन ऑफ दीज। यहां पर जवाब दीजिए। सवाल अच्छा है और पढ़ के दीजिएगा, सवाल बढ़िया है, पढ़ के दीजिएगा, सवाल बढ़िया है, पढ़ के दीजिएगा भाई, सवाल अच्छा है, पढ़ के जवाब दीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सवाल अच्छा है, पढ़ के जवाब दीजिए। धड़ल्ले पे सिर्फ क्वेश्चन देखे नहीं आंसर करने लगते हैं, सवाल पढ़ो तो, अरे सवाल पढ़ो तो भैया, सवाल पढ़ो तो। बोल रहा है फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, नॉट ऑलवेज अपराइट पिरामिड। ऑलवेज अपराइट थोड़ी पूछा है कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, आपसे पूछा है तो भाई चाहे बायोमास हो, एनर्जी हो, नंबर हो, सब अपराइट हो सकते हैं, अपराइट सब हो सकते हैं भैया, अपराइट सब हो सकते हैं। अगर हम भाई नंबर की बात, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें, अगर नंबर की बात कर लें तो सर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड एंड यहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपका हो जाएगा। या हम बात करें सर एक्वेटिक इकोसिस्टम की, या सर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है सर। बायोमास की बात कर लें अगर हम, अगर सर हम लोग बायोमास की बात करें तो ट्री इकोसिस्टम की बात कर लें, ट्री इकोसिस्टम की बात कर लें, ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ये भी अपराइट होता है, ये ऑलवेज अपराइट होते हैं, ये भाई साहब तो ऑलवेज अपराइट होते हैं। तो सवाल में तो आपसे बस इतना सा पूछा है सर कि अपराइट कहां कहां देखने को मिल सकता है, तो ये तो सब जगह मिलेगा ना, ये तो सब जगह मिलेगा, ऑलवेज अपराइट थोड़ी पूछा है, ऑलवेज अपराइट तो पूछा ही नहीं आपसे। हाँ, जब ऑलवेज पूछता तब तो सवाल में उसने सिंपल सी बात पूछी है कि निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर अपराइट, बायोमास, नंबर, एनर्जी, तीनों हो सकते हैं सर, तीनों हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, अनुराधा जी का जवाब सही था पहले से ही, धड़ल्ले से सब आंसर सीधे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते हैं। फिर से बैच से रिलेटेड जानकारी, जिन्होंने अभी तक बैच कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नया बैच चल रहा है। यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स? बताइए, फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कह सकते हैं? पावलोव को, ओपेरिन को, स्मिथ एंड नील को, केल्विन को, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए, फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। आप यहां पर नंबर दिया गया है 9628959237, तो इस नंबर पर हरिशंकर जी आप कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, फी आपको वहां पर पता चल जाएगी। ठीक है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा क्लास के बाद। बहुत बढ़िया, पावलोव साहब ने किया था, और एक्सपेरिमेंट किया किस पर था सर? इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, घंटी बजा के डॉग को बुलाते थे, खाना खिलाते थे। कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद घंटी बजा देते थे, तब भी उनका सलाइवा सिक्रीट होने लगता था। तो ये एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर उन्होंने किया था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आंसर आपका बनेगा ए। अगला सवाल सर, 42 नंबर क्वेश्चन। प्रोटियोग्लाइकान्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन, प्रोटियोग्लाइकान बोलिए या पेप्टाइडोग्लाइकान बोलिए सर, आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, हेलमिंथ, नॉन ऑफ दीज। बताइए, कहां पर प्रोटियोग्लाइकान मेन कंपोनेंट होगा सेल वॉल का, या मेजर कंपोनेंट होगा सेल वॉल का? मेजर कंपोनेंट होगा सेल वॉल का। प्रोटियोग्लाइकान को सर हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकान भी समझ सकते हैं। जवाब दीजिए भैया। जवाब आ रहा है 42 का, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो यहां पर सर जवाब होगा ए, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम स्टेनिंग को क्या करता है, ये रिस्पॉन्स हो करेगा ग्राम स्टेनिंग को लेकर। रीजन क्या होता है? क्योंकि यहां पर प्रोटियोग्लाइकान की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर तो आपका ए होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए होना चाहिए। आंसर आपका ए होना चाहिए, बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव में एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव ज्यादा आपका क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान या प्रोटियोग्लाइकान देखने को मिलता है। ठीक, ये सवाल मैं कराया हूं कि ग्राम स्टेन को कौन कंटेन नहीं कर पाएगा, तो ग्राम पॉजिटिव कंटेन इसलिए कर पाता है क्योंकि रीजन उसमें पूछा था, तो आपने आंसर दिया था सर पेप्टाइडोग्लाइकान या प्रोटियोग्लाइकान। कारण यही था। तो जहां पर पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो रिसीव कर लेगा या कंटेन कर लेगा ग्राम स्टेन को। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर किस एसिड का प्रोडक्शन नहीं कराएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कुल मिला के 50 सवाल हैं वंदना जी। वंदना जी, कुल मिला के 50 सवाल हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 43 पर। 7 सवाल हैं, 7 सवाल को हम लोग 8-10 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको भी लगी है भूख भाई। हमारे सभी सहकर्मी लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, तो मेरे को भी भूख लग रही है, लेकिन क्लास चल रही है तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है सबका सर गैलिक एसिड। बहुत बढ़िया, गैलिक एसिड सर एस्परजिलस नाइजर इसको प्रोड्यूस नहीं कराता। ठीक है, 43 का आंसर आपका बन जाएगा सर सी, गैलिक एसिड। गैलिक एसिड, अरे भाई ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया, या सिट्रिक एसिड हो गया, इसका प्रोडक्शन आपका एस्परजिलस नाइजर कराता है, गैलिक एसिड का नहीं कराता है। गैलिक एसिड का नहीं कराएगा। और ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई है, तो मैं बता दे रहा हूं, रेफरेंस बुक में लिखी गई है, आप वहां से पढ़ोगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, अगला सवाल भैया, ऑक्सोस्पोर आर फाउंड इन। ऑक्सोस्पोर कहां पर देखने को मिलता है? साइनोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी में, बेसिलरियोफाइसी में, नन ऑफ दीज। ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होता है? ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होता है? सर यू नीड योर ड्रीम मैन। बताइए भैया। महबूब आलम तो पीछे ही पड़ गए हैं भाई। कुछ लोग होते हैं ना, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो शादी विवाह करवाने तक आ जाते हैं, तो महबूब आलम वही मेरे मित्र हैं। चलिए, ऑक्सोस्पोर आर फाउंड इन
आक्जो स्पोर आपका भाई बताइएगा। आक्जो स्पोर आपका, अरे भाई ब्लू ग्रीन एल्गी में बनता है या साइनोफाइसी में, ठीक है, सम डायटम्स में और फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक, आंसर ए बनेगा, वैसलीरोफाइसी नहीं भाई, आंसर ए बनना चाहिए, ठीक है। आक्जो स्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होगा, आप बोलेंगे सर साइनोफाइसी में, ठीक, साइनोफाइसी में। सवाल आप लोग पढ़े नहीं, उड़ा दिए सब, डी डी आंसर कर दिए, आंसर ए होगा। हाँ, डायटम्स में भी हो सकता है, बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटम्स में, मतलब साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स में। ये पीवाईक्यू है, ये सवाल आप लोगों को सॉल्व भी कराया गया है, सुमन सर अपनी क्लास में कराए हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ। आप लोग भूल गए होंगे वो अलग बात है, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है आप लोग का। चलिए, आंसर होगा आपका ए। इन जीरार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद, बताइए जीरार्च सक्सेशन में प्राइमरी जीरार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद, बताइए भाई प्राथमिक अनुक्रम किससे आरंभ होता है, लाइकेन से, हर्ब से, ट्री से या एनिमल से। यहां 2 बार नन ऑफ दीज है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जवाब दीजिए। चलिए भाई, 45 का ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाइकेन। सबका जवाब बिल्कुल सही है भाई, लाइकेन। प्राइमरी कम्युनिटी क्या होगी आपकी, प्राइमरी क्या होगा आपका, लाइकेन होगा। और लास्ट में आपकी क्या बोलते हैं भाई, फाइनल कम्युनिटी आएगी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी, तो यहां पर आंसर आपका लाइकेन होगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था, इकलर ने, ब्राउन ने, सिम्सर ने या सुस्टर ने। 46 नंबर क्वेश्चन भाई, अरे रहने दो, हेलो बदमाशों, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आओ गेम खेलते हैं। अरे कोई बात नहीं है, उनको खेलने दीजिए भैया, खेलने दीजिए, जो गेम खेलने आया गेम खेलने दीजिए, ये भी तो एक गेम ही है, कोई बात नहीं है, वायरस आते रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर जवाब दीजिए भैया, 46 नंबर क्वेश्चन। वायरस है तो मैं हटा देता हूं, ये क्या है, ये लो, हट गए। अब जवाब दीजिए, वायरस को डिलीट कर दिया भैया, आंसर सबका आ रहा है बी, ब्राउन, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया बी। ब्राउन साहब ने क्या किया था, ब्रायोफाइटा टर्म का यूज किया था। अब बता दीजिए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, बताइए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, बताइए भैया फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, क्योंकि ये सब भी पूछ ले रहा है अब एग्जाम में, उसको पता है कि ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी पूछ लेता है। जवाब दीजिए, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, हाँ एस आर कश्यप, बहुत बढ़िया, एस आर कश्यप साहब, कश्यप, शिवराम कश्यप, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनरा, बताइए कौन सा जीनस है सर जो डिवाइडेड हुआ है 2 सब जेनरा में, नेम्ड हेप्लोजाइलॉन एंड डिपोजाइलॉन, बताइएगा भाई हेप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन में कौन सा जीनस डिवाइड हुआ है भाई, यहां पर जवाब दीजिए, हेप्लो एंड डिप्लोजाइलॉन में कौन सा जीनस डिवाइड हुआ है। ये दोनों सब जेनरा हैं, कौन सा जीनस डिवाइड होकर ये 2 सब जेनरा बने हैं, साइकस पाइनस इफेड्रा साइलोटम। 47 नंबर, 47 नंबर, आंसर आ गया बी,
कुछ लोगों का सी। 47 में कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ लोगों का सी है। बताइए, आंसर होगा यहां पर बी, पाइनस। आंसर क्या हो जाएगा भैया? पाइनस। कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं तो उसे ध्यान रखेंगे हम लोग, फैक्चुअल चीजें भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका होगा पाइनस। बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा, बी होगा, पाइनस। इफेड्रा नहीं भाई, पाइनस। पाइनस को ही क्या किया गया, तो दो सब जेनरा में डिवाइड किया गया है, हेप्लोजाइलॉन एंड डिप्लोजाइलॉन में। यहां पर डिप्लो होना चाहिए, डिप्लोजाइलॉन। ठीक, अगला सवाल। ये सवाल ही मुझे नहीं समझ में आया कि क्या पूछना चाहता है भाई। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द प्लांट किंगडम फाउंड इन, तो यहां पर फाइबर ऑफ रेमी आंसर होना चाहिए, और जवाब में पता नहीं क्या क्या चीजें दे दी गई हैं। तो 48 नंबर आप देख लीजिए और इसे होमवर्क मानिए, इसका जवाब आप लोग देंगे। इसे होमवर्क समझिए और जवाब इसका आप लोग देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है भाई। देखकर अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो जवाब दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो इस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट किंगडम अगर हम देखें तो फाइबर ऑफ रेमी को बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इफेड्रा, कारा, इक्टोकार्पस मॉर्केंसिया दिया है। किसी को जवाब पता है तो बताइए भाई। 48 का आंसर सी दे रहे हैं कुछ लोग ई दे रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये होमवर्क है, इसको मैं एज इट ऐसे छोड़ रहा हूं, इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सही सवाल है भैया। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आज का सबसे बढ़िया सवाल। हीरोइन कहां से ऑब्टेन्ड होती है? हीरोइन कहां से ऑब्टेन्ड होती है बताइए। ऐसे ऐसे सवाल बने हैं। सिंकोना से, पपेवर सोमनीफेरम से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, ब्रेसिका निग्रा से। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सर बी, पपेवर सोमनीफेरम। सिंकोना की छाल का इस्तेमाल सर हम लोग मलेरिया में करते हैं, फिनॉन दवा वहां से निकाली जाती है, ठीक है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया की बात करें सर तो यहां से केमिकल अपने को पता है एलएसडी, लाइसर्जेनिक एसिड, कुछ ऐसे करके नाम है भाई। एलएसडी यहां से हम लोग फाइंड करते हैं, एलएसडी, ठीक। तो यहां पर पपेवर सोमनीफेरम से हेरोइन को ऑब्टेन किया जाता है। और सर एक और यहां पर खास बात है, हेरोइन को ही बोलते हैं सर डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, ठीक, डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, हाँ, विरगट ऑफ राई। चलिए अगला सवाल, 50 नंबर क्वेश्चन। इन सर्टेन प्लांट द मैकेनिज्म, ये भी अच्छा सवाल है, बताइएगा। 50 नंबर सवाल, इन सर्टेन प्लांट द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid self pollination is called, इसे क्या बोलेंगे भाई? कुछ पौधों में वह प्रक्रिया जहां स्वपरागण से बचने के लिए परागकण स्फुटन और वर्तिकाग्र ग्राहिता का समय समान नहीं होता को कहा जाएगा डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, मोनोसी या डायसी। इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे क्या बोलेंगे? यहां पर बताइए इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे सर? 50 का आंसर आ रहा है आप लोगों का, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। अरे भाई दोनों का क्या है, टाइमिंग अलग अलग हो गया। एक भाई साहब इनकी रिसेप्टिविटी अलग हो गई, इनका प्रस्फुटन अलग हो गया, तो मेल मिलाप होगा नहीं। इस कंडीशन को विभिन्न काल पक्वता कहते हैं या डाइकोगैमी बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को डाइकोगैमी बोलते हैं, ठीक है, डाइकोगैमी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को डाइकोगैमी बोलते हैं, ठीक। आंसर आपका ए बनेगा, इस प्रक्रिया को डाइकोगैमी बोलेंगे। मतलब मेल और फीमेल फ्लावर मैच्योर हो रहे हैं अलग अलग टाइम पर। जब मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पर है, बाकी तो आप समझदार हैं, आंसर हो जाएगा ए आपका।
51 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को देना है। द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है? 20 है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में आपसे क्रोमोसोम का नंबर पूछा जा रहा है। आज का होमवर्क, एक्चुअल में मुझे होमवर्क यही देना था, 48 नंबर को तो हटाना था, वो सवाल ही मुझे सही नहीं लग रहा था। इसका जवाब दीजिएगा भैया, ये होमवर्क है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। नहीं देंगे तो अगली क्लास में हम जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब आप लोगों को देना ही देना है आज। ये आज का होमवर्क है। 51 नंबर क्वेश्चन आज का होमवर्क है। 51 नंबर क्वेश्चन भाई होमवर्क है, इसका जवाब आप लोगों को ही देना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है? चीजें क्लियर? ये होमवर्क के लिए ही रखा गया था एक्चुअल में 51, बट वहां पर 48 में थोड़ी सी दिक्कत हमको ऑलरेडी समझ में आई, तो हमने उसे भी होमवर्क कर दिया, इसे भी। तो इन दोनों सवाल के जवाब आप देंगे, नहीं देंगे तो मुझे तो देना ही देना है। किसी का कुछ डाउट हो भैया तो बताइए, किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए, किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, तो अब करते हैं काम की बात, मतलब अपने काम की बात। तो फिर से बैच से रिलेटेड जानकारी भाई प्रचार कर लिया जाए कि जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10th वर्ग से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए ये अच्छा मौका है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का नया बैच चल रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें महेश सर आपको केमिस्ट्री, मैं बायोलॉजी और आपके मुस्तफ़ा सर फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे। यहाँ संस्था के भाई 2 नंबर हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो क्लास को फिर आज हम लोग ऑफ करेंगे और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और कल की क्लास में भाई हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 साइंस 9-10th वर्ग की बायोलॉजी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। हमने 1.0 2.0 के पीवाईक्यू करा दिए हैं बायोलॉजी के 9-10th वर्ग वाला, ठीक है? अब 9-10th वर्ग के लिए ही हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें करीबन 30 क्वेश्चंस होंगे। वंदना जी का सवाल है कि सर 6 से 8 के साइंस के लिए क्लास है? जी बिल्कुल है, उस पर भी क्लास है, क्लासेस चलती हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे 9628 पर, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी भाई। इस नंबर पर अगर आप कॉल कर लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर चलती हैं, ठीक है? जिसमें आपको मैथ और साइंस दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए भाई, एक यहाँ पर क्या है, 9, 10th 11, 12th दोनों का 4.0 का ये 9, 10th वर्ग के लिए है 4.0 का। अगर 11, 12th की बात करेंगे तो उसमें जुलॉजी के लिए सिन्हा सर हैं, बॉटनी के लिए सुमन सर हैं, ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। बिल्कुल भाई, लंच का टाइम हो गया है तो लंच कर लिया जाए, भूख तो लगी हुई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।